हिंदी की उत्कृष्ट कहानियों के संग्रह से आज सुनिए मुंबई की सुप्रतिष्ठित हिंदी लेखिका मंजुला जोशी जी की लिखी हुई कहानी मन के जीते जीत है। तो शुरू करें कहानी। मन के जीते जीत है। 8 बजे का अलार्म बजते ही नंदिनी के हाथ जल्दी चलने लगते। रोज रात का उसका यही नियम था। दिन तो सप्ताह में 3 दिन बालवाड़ी में, 2 दिन वृद्धाश्रम में, कभी शॉपिंग, कभी ब्यूटी पार्लर, कभी किटी पार्टी और कुछ न हो तो दोस्तों के वहाँ बीत जाता है। रात को टीवी का सहारा है। काम निपटा कर सोफे पर बैठती तो सारे धारावाहिक देख कर ही उठती। कहने को घर में नौकर चाकर मिलाकर 20 लोग हैं, फिर भी इतने बड़े घर में सन्नाटा ही पसरा रहता है। सब अपने कमरों में सिमटे रहते हैं। ड्राइंग रूम में नंदिनी बैठती है। भीतर का अकेलापन चलती फिरती आकृतियाँ और आवाज़ें कुछ देर के लिए दूर कर देती हैं। अश्विन देर रात तक लैपटॉप पर उलझे रहते हैं, बीच बीच में चक्कर लगा जाते हैं। नंदिनी, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। कितनी बार कह चुका 10 बजे सो जाना चाहिए। सुबह थकी हुई देर से उठती हो पर मानो तब ना। नंदिनी जानती थी ये मात्र औपचारिकता है। असल में अश्विन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी अपनी अलग दुनिया है। लैपटॉप बंद तो मोबाइल शुरू। आंखें जब तक अपने आप बंद ना हो मोबाइल पर गड़ी रहती हैं। वो कब आकर लेटती है, कब उठती है, उसे पता भी नहीं लगता। कुछ साल पहले एक कमरा माँ बाबूजी का था। दोनों के अपने अलग अलग नौकर थे जो सुबह से शाम नहाने से सोने तक दवा पानी, खाने पीने, घूमने फिरने में उनका ध्यान रखते। कभी ज़्यादा ज़रूरी होता तभी किसी को बुलाया जाता। छुट्टी के दिन अश्विन कमरे में झांक जाते। माता पिता उतने में ही खुश हो जाते। माता पिता हैं पर ना होने के समान, किसी को अंतर नहीं पड़ता। वैसे तो उनके लिए गांव का पुराना घर ही ठीक था। सालों 2 कमरों में निकल गए पर नया घर बनाने में उस समय रुपए कम पड़ रहे थे। तब यही निराकरण निकाला गया कि कभी ना कभी तो बेचना होगा, तो अभी क्यों नहीं। ये तो बूढ़े पके फल हैं, न जाने कब टपक जाएं। पर जन्म और मृत्यु अभी तक विधाता के हाथ है। उत्तर पश्चिम के 2 कमरे बच्चों के हैं। सबसे अलग रोहन का कमरा बीच बीच में सफाई के लिए खुलता है। उसका सारा सामान सलीके से रखा है। सालों से वो विदेश में रह रहा है। नंदिनी कमरे में आकर उसे महसूस करती है। हर चीज़ हल्के से स्पर्श करती है। रोहन उसका साथी था। फ़ोन पर हेलो कहते ही वो जान जाता कि माँ उदास है। उसे खुश करने के तरीके बखूबी जानता था। अब जब से उसने शादी कर ली तब से वो पत्नी को उससे अधिक जानने लगा है। उसका अपना जीवन है। वैसे भी विदेश में रहने के कारण संपर्क छूटता जाता है। सच कहें तो दूरियां बंधन तोड़ती नहीं पर शिथिल तो कर ही देती हैं। साल में उनसे 2 बार मिलना होता है, उसमें समय झटके से बीत जाता है। राहुल की प्रकृति गंभीर है। वो घर में कब कहाँ कैसे रहता है कोई जान नहीं पाता। माँ से ज़रूरत भर जितनी बात हो जाती है पर पिता से उसका सामना कम ही होता है। घर की किसी चीज़ में वो दखल नहीं देता, ना ही वो ये चाहता है कि कोई उसके काम में दखल दे। कॉलेज के बाद बंद कमरे में उसका जीवन चलता है। ज़ोर से बजते पश्चिमी संगीत की आवाज़ दालान में पसर जाती है। तब लगता है कि वो घर पर है। वो आत्म केंद्रित है। रोहन से अलग उसके इक्के दुक्के दोस्त हैं, वे भी उसके कमरे में ही आ जाते हैं। नंदिनी के तीनों बच्चों में पढ़ाई में ये सबसे अच्छा है। इसने अपनी दिशा पहले से ही सोच रखी है। उसी लक्ष्य पर वो गंभीरता से पढ़ता चला जा रहा है। 2 बेटों से उसकी गृहस्थी पूरी हो गई थी, पर अश्विन बीच बीच में मजाक में ही सही उसे चिढ़ा देते। नंदिनी, तुमने मुझे बेटी क्यों नहीं दी? आप भी हद करते हैं। लोग बेटों की कामना करते हैं और आपको बेटी चाहिए। बेटियां बाप की होती हैं, बेटे तो तुम्हारे हैं। सचमुच कुछ समय बाद चांदनी उसी गोद में आ गई। चांद सी सुंदर चांदनी, सबकी आंखों का तारा। चांदनी, पापा की लाडली चांदनी। नंदिनी के अनुशासन को पिता की शह से आसानी से तोड़ देने वाली चांदनी किशोर वय तक आते ही पिता के दुलार, माँ की उपेक्षा और खुली मुट्ठी से छोटी आयु में ही स्वतंत्र हो गई। कॉलेज में तरह तरह के कपड़े, अजीब बने बाल, देर रात पार्टी, सिनेमा, होटल और दोस्त, यही उसका जीवन था।
नंदिनी को उसके ढंग नापसंद थे। जब भी वो अश्विन से जिक्र करती वो हंस के उड़ा देते। बच्ची है, उसे अपनी ज़िंदगी जीने दो। नंदिनी कभी सोचती कि पहले छोटे घर में कई असुविधाओं के बीच भी सब एक दूसरे से कितने जुड़े थे। वो सुबह से 3 डिब्बे खाने के तैयार करती, सबको नाश्ता कराती। अश्विन सुबह काम पर निकल जाते, बच्चे स्कूल चले जाते। शाम को बच्चों को पढ़ाना, रात को खाना बनाते बनाते अश्विन आ जाते। फिर कुछ देर घर गूंजता, तीनों बच्चे पापा के साथ खूब खेलते। जीवन पंख लगाकर उड़ रहा था। पापा, हम गरीब हैं ना? क्यों बेटा? वो सामने वाले चीकू का घर कितना बड़ा है और अपना कितना छोटा, उसकी गाड़ी कितनी बड़ी है। तो क्या हुआ बेटा, सबके पास एक जैसी चीज़ें नहीं होती। आज उसके पापा हमें गाड़ी में स्कूल ले गए थे, तब चीकू ने उनसे कहा कि ये लोग गरीब हैं ना, अब हम कभी उनकी गाड़ी में नहीं जाएंगे। ठीक है, मत जाना, चलो अब सोने का समय हो गया। अश्विन ने बच्चे को तो समझा दिया, पर उसके मन में विचार आने लगे। अभी छोटे हैं तो भी ऊंच नीच समझते हैं, बड़े होकर कहीं हीन भावना घर न कर जाए। 9 से 5 की बंधी नौकरी में अभी ही हाथ तंग रहता है, जैसे तैसे महीना निकलता है। आगे बड़े होते बच्चों की ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, मुझे ही कुछ करना होगा। इतनी गंभीर मुद्रा में क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, जिंदगी की सच्चाई से कब तक मुंह मोड़ेंगे। इस नौकरी से कुछ नहीं होगा, बड़ा सोचना होगा, तभी मेरे बच्चे सिर उठाकर चल सकेंगे। क्या छोटी सी बात को इतना बड़ा कर रहे हैं? बच्चे 2 दिन में भूल जाते हैं, सबकी अपनी नियति है। छोड़ो, अब ज़्यादा मत सोचो, जैसा चल रहा है चलने दो। बस यही मुझे नापसंद है। एक तो तुम्हें बढ़ावा देना चाहिए, पर तुम हो कि भाग्य का सहारा लेकर मुझे पीछे ढकेल रही हो। अब शुरू करूँगा तब ना इनके बड़े होने तक कुछ जमा कर पाऊँगा, और न जमा तो फिर से नौकरी। कोशिश तो करनी चाहिए ना। चलो ठीक है, सुना है कोशिश करने वाले ही सफल होते हैं। अश्विन के सिर पर जुनून सवार हो गया। दिन रात एक कर वो अपने नए काम में जुट गया। घर पर एक छोटा कमरा उसका ऑफिस बना दिया गया, जिसमें छोटी मेज पर कंप्यूटर के साथ कागज़, कलम, कुर्सी रखी गई। नंदिनी का काम बढ़ गया। घर के काम निपटा कर बच्चों के आने तक वो अश्विन का हाथ बटाती। शुरुआती दौर कठिनाई से बीतने के बाद अश्विन की प्रतिभा रंग लाने लगी। काम बढ़ने लगा, साथ ही आमदनी भी बढ़ी। तो सबसे पहले छोटा ऑफिस घर के पास खोला गया। यहाँ नंदिनी भी आसानी से आ जा सकती थी। धीरे धीरे शहर के बाहर काम फैलने लगा। जब अश्विन को बाहर जाना पड़ता तब नंदिनी यहाँ का संभालती। 5 सालों में मजबूती आने लगी। नंदिनी, सोचता हूँ अब बड़ा ऑफिस ले लूँ और कुछ लोगों को रख लूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। साथ ही बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें विशेषकर चांदनी को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। नंदिनी को भी यही सही लगा और उसने अपने आप को वापस घर में समेटा। एक बार स्वतंत्रता पाकर फिर बंधन स्वीकारना कठिन होता है। चांदी, ये तुम कॉलेज जाती हो या फैशन परेड में? हर जगह की अपनी मर्यादा होती है। चांदी ने सुनी अनसुनी कर दी। नंदिनी को उसकी उपेक्षा खल गई। तुमने सुना नहीं या ना सुनने का नाटक कर रही हो? मॉम प्लीज़, तुम्हारा ज़माना अलग था, अब तो कोई ये सब समझेगा भी नहीं। मुझे अपने ज़माने में मत ढकेलो। एक बार फुर्सत से कॉलेज का चक्कर लगा जाना, तब तुम्हें पता लगेगा कि आजकल क्या चलता है। देर हो रही है, बाय। बिना पीछे मुड़े वो झटके से बाहर जा चुकी थी। नंदिनी दूर तक उसे देखती रही। कितनी बड़ी हो गई है और कितनी निखर आई है। वो क्या समझे कि माँ इतना क्यों टोकती है। बहुत देर तक वो ऐसी ही खड़ी बाहर देखती रही। कुछ सोचकर उसने माया का नंबर लगाया। वो उसकी पुरानी साथी थी। माया, कहाँ हो तुम? कब से मिले नहीं हम। हाय नंदिनी, व्यस्त तो तू है और मुझसे पूछ रही है। अब तो मैं खाली हूँ, मिलते हैं कभी। आज ही आजा, 3 बजे मेरे घर पर किटी पार्टी है, तू भी जुड़ जाना। 3 घंटे मस्ती में बीत जाएंगे। नंदिनी को अच्छा लगा। चलो कुछ समय निकलेगा, पुराने लोग मिलेंगे। बड़े उत्साह से वो गई, पर आपसी प्रतिस्पर्धा, कपड़ों और गहनों का प्रदर्शन, बढ़ा चढ़ाकर बातें, अंदर से टूटी महिलाओं के मुखौटों पर झूठी हंसी कुछ ही देर में फीकी पड़ने लगी। घिसी पिटी बातों का दौर शुरू होते ही नंदिनी को अकुलाहट होने लगी थी। नंदिनी को लगा कि वर्षों से छूटा ये नाटकीय जीवन अब उसे जमेगा नहीं।
अश्विन, ऑफिस में समय इतनी जल्दी बीत जाता था, घर पर पल पल काटना भारी पड़ रहा है। रसोई घर में 2 लोग मिलकर सारा काम कर देते हैं। अब तो सबके स्वाद भी वही जानते हैं। उस दिन चाव से मैंने आलू के पराठे बनाए थे। बचपन में यही बच्चे कितने पराठे खा जाते थे, पर उस दिन किसी ने हाथ तक न लगाया। घी तेल नहीं खाते ना, कोई उबला खाता है तो कोई फीका, कोई केवल सलाद सूप ही लेता है। सबकी अलग चीज़ें बनती हैं। तुम तो मुझे वापस वहीं कुछ काम दे दो, अब घर पर नहीं रहा जाता। तुम क्या करोगी वहाँ? इतने सारे डिग्री लिए लोग अब सारा काम संभाल रहे हैं। घर पर भी करने के लिए बहुत कुछ है, आदत डालो। समय बीतता रहा। अश्विन का काम बढ़ा, समृद्धि बढ़ी, साथ ही दूरियां बढ़ीं। उसे अब अपनों से मिलने का भी समय तय करना पड़ता था। बाबूजी, अम्मा भी आगे पीछे चले गए। कॉलेज पूरा होते राहुल विदेश जाने की तैयारी में लग गया। उसे अच्छी जगह दाखिला मिल गया था। सब उसके जाने का सारा सामान जुटाने में लगे थे। इसी बीच राहुल ने गंभीर बात छेड़ दी। मॉम, मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। पूजा मेरी दोस्त है, मेरे साथ पढ़ी है, दोनों साथ ही विदेश जा रहे हैं। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुमने पहले कभी नहीं बताया? अब तक गंभीरता से सोचा नहीं था। जब सोचा तब लगा हमारी मानसिकता एक सी है, परिवार में भी काफ़ी समानता है। ठीक है, मुझे पापा से बात करनी होगी। इन दोनों बच्चे माता पिता से पूछते नहीं, केवल सूचना देते हैं। नंदिनी और अश्विन ने पूजा से मिलकर मूक सहमति देकर राहुल को विदा किया। घर का एक और कमरा खाली हो गया। दोनों भाइयों का अनुसरण करती चांदनी भी विदेश जाना चाह रही थी। नंदिनी चाहती थी वो यहीं रहे। चाहना अपेक्षा है और यही दुख देती है। क्या अंतर है नंदिनी? बेटी बेटे में दोनों एक ही ढंग से पलते बढ़ते हैं, एक सी शिक्षा पाते हैं। बेटियों को आगे बढ़ने से रोकने में मैं सहमत नहीं हूँ। चांदी की मर्जी है, वो विदेश जरूर जाएगी। फिर दोनों भाई वहीं हैं तो कैसे अकेली है वहाँ? कोई विदेशी मिल गया तो क्या तब की तब देखेंगे। यहाँ रहती तो कोई नहीं मिलता क्या? बेटों के बारे में तो तुमने कभी नहीं सोचा। दोनों क्या तुम्हारी मर्जी से ब्याहे हैं? बहू लाना अलग है, वो घर आती है, अपने ढंग में मिल जाती है। बेटी देते समय घर बार देखना पड़ता है। किस जमाने की बात कर रही हो? सच पूछो तो सारे बच्चे तुम्हारे घर से बाहर रहने के कारण ही स्वतंत्र हो गए। किसी पर किसी तरह का अंकुश नहीं रहा। मैं क्या अपनी खुशी से बाहर निकली? मेरी मदद के बिना क्या इतना विस्तार हो पाता? पहले घर और बच्चे ही तो संभाल रही थी। थोड़े में भी सब खुश थे। कितना मना किया था, मत पड़ो इस चक्कर में। तुम्हें बड़ा आदमी बनना था ना, इसलिए सब छोड़ा और अब धीरे धीरे सब हमें छोड़ते जा रहे हैं। ये जो सुख सुविधा सब भोग रहे हैं वो नौकरी से नहीं मिलती। पूरी जिंदगियां एड़िया रगड़ते चप्पल घिसते निकल जाती, तब कहीं 2 जून की रोटी जुटा पाता। फ़ोन की घंटी बजने पर बात अधूरी छोड़ अश्विन कमरे से चले गए। नंदिनी के मन में फांस गड़ गई। जिसकी खुशी के लिए पूरा जीवन बदल दिया वो मुझे ही दोष दे रहा है। मैं तो तब भी खुश थी, कभी किसी तरह की शिकायत नहीं की। अश्विन की और की लालसा इतनी बढ़ गई कि सब बिखर गए। चांदनी के जाने के बाद घर बिल्कुल खाली हो गया। पति की व्यस्तता, बच्चों की उपेक्षा, बेटी की चिंता उसके भीतर के अकेलेपन को मौका पाकर दबोच जाता। किसी तरह मन न लगता। अकेले घर में घुटन होती। वो दिन भर बिस्तर पर लेटी सोचती रहती। खाने पीने में कोई रुचि नहीं। नौकरों के भरोसे उसे छोड़ अश्विन काम पर चले जाते। ये क्या हाल बना लिया नंदिनी? माया, तुम कैसे आ गई? पता लगा अब तुम घर पर ही रहती हो, तबीयत कुछ नरम रहती है तो मिलने चली आई। ये क्या, हम तो तुम्हारी मिसाल देते नहीं थकते थे। इतनी मेहनत से ये वैभव सजाया है, अब भोगने का समय आया तब कमज़ोर पड़ रही हो। उठो, इस अवसाद से तुम्हें स्वयं ही निकलना होगा। क्या बताऊँ माया, जब से चांदी गई है घर सूना हो गया। मन उसी में अटका रहता है, ना उठे चैन ना बैठे चैन। बस दिन रात विचार आते रहते हैं। कभी तो अचानक इतनी बेचैन हो जाती हूँ कि अश्विन को घर बुलाना पड़ता है। डॉक्टर ने ढेरों दवाइयाँ दी हैं, जिनमें एक आध नींद की है, जिसे लेने पर सो तो जाती हूँ पर बाद में भारीपन रहता है। मन पक्का करो और उठो, इस घुटन से बाहर निकलो। सब भ्रम है। माता पिता बच्चों के बारे में सोचकर उदास होते हैं, पर बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं। चांदी अपनी नई दुनिया में व्यस्त होगी, मस्त होगी। शायद ही उसे यहाँ की याद आती हो। आती भी तो इतना समय कहाँ होगा कि सोचती रहे। जरा सोचो,
यदि उसे तुम्हारी ऐसी हालत की खबर मिले तो वो शांति से रह पाएगी क्या? किसी ने सच कहा है, माता पिता की दुनिया में केवल उनके बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चों की दुनिया में माँ बाप के अलावा और भी बहुत कुछ होता है। पक्षियों के बच्चे भी जब तक बड़े नहीं होते तब तक ही घोंसले में रहते हैं। पंख लगते ही उड़ जाते हैं, फिर मुड़कर नहीं देखते। हम तो मनुष्य हैं, संवेदनशील, भावपूर्ण, एक दूसरे से जुड़े, हमारे दुख सुख हमारे साथ चलते हैं। नंदिनी, यही तो समझना है कि कब असंग, अनासक्त, अलिप्त होकर इन सब से ऊपर उठें। सबके साथ रहकर भी भीतर से ग्रंथियां तोड़ते जाएं, जितना छोड़ेंगे उतने ही जुड़ेंगे। तू इतनी समझदार कैसे हो गई? अनुभव सब सिखा देता है। मानसी की शादी के बाद मेरी हालत ऐसी ही हो गई थी। मन उचट गया था, दिन रात उसी की फिक्र, अनजान भय कि कहीं वो तकलीफ़ में तो नहीं, ससुराल वाले कहीं परेशान तो नहीं करते, ऐसा तो नहीं कि वो संकोच या डर से चुप है। पहली बार जब वो वापस आई तो वहीं की बात करती रही। उसने बड़ी आसानी से अपनी सास को माँ और ससुर को पापा का संबोधन कर मेरे मन में ईर्ष्या जगा दी। इतने सालों जिस बेटी को फूल की तरह पाला वो इतनी जल्दी पराई हो गई। उसे अपने माँ पापा से सास ससुर अधिक प्यारे हो गए। हर बार उसके जाने के बाद मन अधिक विचलित हो जाता। धीरे धीरे उसकी गृहस्थी जमने लगी और मेरा अकेलापन बढ़ता गया। कुछ समय बाद मैं बाट जोहती रहती, पर वो जब भी आती वापस जाने की जल्दी में रहती। जब तक वो रहती तब तक या तो वो वहीं की बात करती रहती या वहाँ से फ़ोन आते रहते। एक दिन मुझे लगा मैं जिसके लिए अपना जीवन बर्बाद कर रही हूँ उसे इस बात की भनक तक नहीं है। मैंने स्वयं को समझाया, उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, अपनी ज़िंदगी है। अब वो केवल मेरी बेटी नहीं, पूर्ण महिला है, किसी की पत्नी, किसी की बहू। अचानक मेरा भ्रम टूटा और मैंने अपने लिए जीना शुरू किया। घर से बाहर निकली, अपने पसंद की चीज़ें खरीदती, नई जगह घूमने जाती, पुरानी चित्रकारी का शौक़ जो पीछे छूट गया था उसे फिर से शुरू किया। जिंदगी जीने की इच्छा एक बार और जागी। जो गया सो गया, जो आज है वही सच है। एक बात समझ लो नंदिनी, अपने मन के दृढ़ निश्चय के अलावा कोई बाहरी वस्तु दिशा नहीं बदल सकती। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आगे तुम स्वयं समझदार हो। माया आंखें खोल गई। उसकी बातें दवा का काम कर गई। एक स्त्री दूसरी स्त्री को अच्छी तरह समझती है और समझाती भी है। माया के जाने के बाद नंदिनी में एक नई स्फूर्ति का संचार हुआ। उसने बहुत सोच विचार कर अपने आप को समेटा। उसे लगा जीवन को दूसरी पारी खेलने की सही दिशा मिल गई है। अभी आप सुन रहे थे आधुनिक जीवन का सजीव चित्रण करती हुई कहानी मन के जीते जीत है, जिसमें लेखिका ने समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत किया है। कहानी लिखी थी मुंबई की प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका मंजुला जोशी जी ने। कल मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।